बीजापुर नामक एक गांव में एक अमीर सेठ दयाराम रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही वो खुद भी था। भले ही वो पैसों से बहुत धनी था, परंतु उसके भीतर अहंकार का एक अंश मात्र भी नहीं था। उसके विवाह को 2 वर्ष बीत गए थे और उसकी पत्नी गर्भ से थी, इसलिए वो अपनी पत्नी का पहले से भी कई ज्यादा ध्यान रखता था। मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान भी बिल्कुल मेरी तरह बने। मेरी संतान के भीतर कभी भी किसी तरह का अहंकार ना आए। आप चिंता मत कीजिए जी, जब सबके लिए आपका स्वभाव इतना अच्छा है तो आपकी संतान भी बिल्कुल आपके जैसी ही होगी। कुछ महीने बीतते हैं और सुषमा अपनी संतान को जन्म देती है। उसके घर में एक बहुत ही सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया था। दयाराम ने बड़े ही धूमधाम से अपनी पुत्री के जन्म का समारोह पूरे गांव में करवाया। सब गांव वालों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई। पंडित जी उनकी पुत्री का नामकरण करने के लिए आए। हम आपकी पुत्री का नाम आयुषी रखते हैं, परंतु आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा। आपकी पुत्री के ग्रह नक्षत्र देखकर ये पता लग रहा है कि इनका व्यवहार बाद में अहंकारी होगा, इसलिए आपको इनकी परवरिश पर खास ध्यान देना होगा। परंतु पंडित जी, जहाँ तक मैंने सुना है और देखा है, संतान का स्वभाव तो उसके माता पिता के स्वभाव पर निर्भर करता है, क्योंकि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही सीखता है। ना तो मेरे अंदर कोई अहंकार है और ना ही मेरी पत्नी के भीतर, तो हमारी पुत्री अहंकारी कैसे बनेगी? जरूरी नहीं है सेठ जी कि बच्चों का स्वभाव हमेशा माता पिता जैसा हो। कभी कभी स्थिति कुछ भिन्न भी हो जाती है। हाँ, आप ध्यान रखना। पंडित जी आयुषी का नामकरण करके वहाँ से चले जाते हैं, परंतु उनके जाने के बाद भी उनकी कही हुई बातें दयाराम के मन में घूमती रहती हैं। आज मैंने आपके लिए आपकी पसंद का भोजन बनाया है। इतने दिनों से रसोई घर में जा ही नहीं रही थी, तो आपको भी आपकी पसंद का खाना बनाकर नहीं खिला पा रहे थे, लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक है, तो अब पहले की तरह ही हर रोज आपके लिए आपका पसंदीदा भोजन बनाऊंगी। सुषमा दयाराम की थाली में भोजन परोसती है और खुद भी खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वो खाने का कुछ निवाला खाती है कि तभी उसका ध्यान दयाराम की थाली पर जाता है। उसकी थाली में भोजन यूं का यूं ही रखा था। अरे, आपने तो अभी तक खाना शुरू ही नहीं किया और आप लोग भी मुझे बड़े चिंतित लग रहे हैं। क्या बात है? कुछ नहीं सुषमा, बस पंडित जी ने जो कहा वही बातें मेरे दिमाग में घूम रही है। मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ, परंतु आप इतना मत सोचिए और हम अपनी पुत्री की अच्छी तरह परवरिश करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि हम अपनी पुत्री को अच्छे संस्कार देंगे तो वो ऐसी नहीं बनेगी। सुषमा दयाराम को समझाकर उसके मन को हल्का करती है। इसी तरह कुछ वर्ष बीतते हैं, परंतु दयाराम हमेशा अपनी पुत्री की चिंता में ही रहता है। कुछ वर्ष बाद उनकी बेटी बड़ी होती है और उसके व्यवहार में उन्हें साफ साफ उसका अहंकार दिखाई देने लगता है। एक दिन घर में काम करने वाली रजनी उनकी बेटी के कमरे की सफाई कर रही थी कि तभी उसे वहाँ बहुत सुंदर इत्र की शीशी दिखाई दी। लगता है ये वही इत्र की शीशी है जो आयुषी दीदी लगाती है। मुझे उनके इत्र की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मैं एक बार इस इत्र की शीशी पर नाम देखती हूँ तो अपने लिए भी यही खरीद के लाऊंगी। रजनी इत्र की शीशी पर इत्र का नाम देखने के लिए शीशी को उठाती है कि तभी आयुषी कमरे में आ जाती है और रजनी के हाथ में इत्र की शीशी देखकर उस पे चिल्लाने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इत्र की शीशी को उठाने की? मुझे पता है कि तुम इसे चुरा कर ले जाने वाली थी। बहुत दिनों से तुम्हारी नजर है इस पर। नहीं दीदी, आप गलत सोच रही है। मैं तो बस इस इत्र की शीशी पर लिखा हुआ नाम पढ़ रही थी। मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो सोचा था कि बाजार से इसे खरीद लूंगी, इसलिए बस इसके ऊपर लिखा हुआ नाम पढ़ रही थी। मेरे सामने ज्यादा होशियार मत बनो। तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और तुमने सोचा भी कैसे कि जो इत्र मैं लगाती हूँ वो इत्र तुम खरीद कर ला पाओगी? जितनी तुम्हें तनख्वाह मिलती है ना, उससे 10 गुना कीमत का है ये इत्र। इतनी औकात नहीं है तुम्हारी कि इसे खरीद पाओ, इसलिए चुराने आई थी इसे। हाँ। नहीं दीदी, मैं इसे चुराने नहीं आई थी, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। चोर कहीं की, चुप करो तुम। अभी पिताजी से कहकर तुम्हें काम से निकलवाती हूँ। आज मेरे इत्र की शीशी चुरा रही हो, कल तो घर के गहने लूट कर ले जाओगी।
रजनी आयुषी को बार बार समझाने की कोशिश करती है, परंतु आयुषी के भीतर तो उसका घमंड भरा था, इसलिए वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और सीधे उसे अपने माता पिता के सामने ले जाती है। माँ, पिताजी, इसने घर में चोरी करने की कोशिश की है, इसलिए इसे अभी के अभी काम से निकाल दीजिए। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो बस दीदी के इत्र की शीशी पर लिखा नाम देख रही थी। मेरी माँ इतने सालों से आपके यहाँ पर काम कर रही है और मैं भी पिछले 3 सालों से यहाँ पर काम कर रही हूँ। जब आज तक हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया तो अब क्यों करेंगे? हमें क्या पता आज तक तुमने ऐसा कुछ किया है या नहीं किया। माँ और पिताजी तो कभी इन बातों पर ध्यान देते नहीं, वो तो तुम लोगों पर अंधों की तरह भरोसा करते हैं, परंतु मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। बस बस बहुत हो गया आयुषी, ये लोग हमारे घर पर इतने सालों से काम कर रहे हैं और आज तक इन्होंने कभी हमारा भरोसा नहीं तोड़ा। तुम्हें रजनी से इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए थी। रजनी, तुम अंदर जाकर अपना काम करो। परंतु माँ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी आयुषी, दिन ब दिन तुम्हारे भीतर का अहंकार बढ़ता ही जा रहा है। यदि अपना व्यवहार ऐसा ही रखोगी तो तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा। मैं जितनी सुंदर हूँ और मेरे पिता के पास जितना धन है तो कोई भी लड़का मुझसे विवाह करने के लिए एक क्षण में तैयार हो जाएगा। यदि आज मेरा स्वयंवर किया जाए ना तो हर नगर के सबसे अमीर घराने के रिश्ते मेरे लिए आएंगे। पुत्री, अपने भीतर स्वाभिमान होना अच्छी बात है, परंतु अभिमान होना अच्छी बात नहीं है। यदि तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं होगा तो भले ही तुम्हारी शादी कितने भी अमीर घराने में हो, तुम्हारे पति के साथ कभी तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं रह पाएंगे। इसलिए अपने व्यवहार को सुधारो। आयुषी के माता पिता उसे उसके व्यवहार को लेकर बहुत समझाते थे, लेकिन अपने पिता के धनी होने का घमंड उसके सर पर सवार था। एक दिन उसके लिए एक रिश्ता आया। वो खूब अच्छी तरह तैयार होकर बाहर लड़के वालों के सामने गई। आयुषी बेटा, तुम रसोई घर में जाकर सबके लिए अच्छी सी चाय बना कर ले आओ। क्या? लेकिन हमारे घर में तो काम करने के लिए एक नौकरानी है ना, तो फिर नौकरानी का काम मैं क्यों करूं? मैंने कभी किसी के लिए चाय नहीं बनाई, तो भला आज चाय क्यों बनाऊं? माफ कीजिएगा भाई साहब, परंतु आपकी बेटी तो बहुत ही अहंकारी है। मैंने तो सोचा था कि आपकी बेटी है तो उसका व्यवहार आपके जैसा होगा, परंतु मेरा सोचना बिल्कुल गलत था। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपने बेटी की शादी आपकी बेटी के साथ नहीं कर सकता। आप क्या अपनी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं कर सकते? मैं खुद ही आपके बेटे से शादी नहीं करूंगी। रंग रूप तो देखो जरा इसका, कितना भद्दा है। ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा तो मैं आजीवन शादी ही ना करूं। अरे बॉस, बहुत हो गया। पहले तो मुझे लगा कि आपकी बेटी केवल घमंडी है, परंतु ये तो बदतमीज भी है। चलो बेटा, चलते हैं यहाँ से। आज से आपकी और मेरी दोस्ती खत्म। अरे भाई साहब, ऐसा मत कहिए, रुकिए तो सही। लड़के वाले गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। आयुषी के बर्ताव की वजह से जो भी हुआ, उसके पिता को उस पर बहुत क्रोध आ रहा था। आज तुमने मेरा सर शर्म से नीचा कर दिया। तुमने अपने जीवन में खुद से कुछ नहीं कमाया। तुम्हें अहंकार है तो केवल मेरे कमाए हुए धन पर, तो मैं आज तुम्हें उससे बेदखल करता हूँ। मेरी संपत्ति और मेरी जायदाद पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? उन लोगों की वजह से आप मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं? मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम किसी की बात समझना ही नहीं चाहती हो। अब तो यही उचित है कि मैं बाहर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ, और जो भी पहला व्यक्ति जो कुंवारा हो और शादी के इच्छुक हो, मैं उससे तुम्हारा विवाह करवाऊंगा, भले ही वो कोई भिखारी ही क्यों न हो। दयाराम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में भ्रमण करते हुए उसे एक मोची दिखाई देता है, जो एक नव युवक था। दयाराम उसके पास जाता है। मोची, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम कुंवारे हो? जी सेठ जी, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, परंतु आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है, इसलिए मैं उसके लिए एक वर की तलाश में हूँ। मैं तुमसे अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहता हूँ। यदि तुम्हें यह मंजूर है तो मुझे बताओ। परंतु सेठ जी, मैं तो एक मामूली मोची हूँ। आप भला मुझसे अपनी पुत्री का विवाह क्यों कराना चाहते हैं? शायद यही ईश्वर की इच्छा है, इसलिए वो मुझसे ऐसा करवाना चाहते हैं, और मेरे लिए
अमीरी गरीबी ज्यादा मायने नहीं रखती। तुम्हारे पिताजी को मैं जानता था और तुम्हें भी जानता हूं कि तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कराना चाहता हूं। मोची अपने पिता से बात करता है और दयाराम अपनी बेटी की शादी मोची से करवा देता है। शादी के बाद आयुषी पहली बार अपने ससुराल जाती है तो वहाँ की हालत देखकर उन लोगों को तरह तरह की बातें कहने लगती है। छी छी, ये घर है या कोई खंडर है? इस घर से बड़ी तो मेरे घर की रसोई थी। इतने छोटे से घर में आप इतने सारे लोग किस प्रकार से रहते हैं? पुत्री, ये घर भले ही छोटा है परंतु हम सब इसमें प्रेम से रहते हैं। तुम्हें भी धीरे धीरे इस घर की आदत हो जाएगी। अब से यही तुम्हारा असली घर है। ये मेरा असली घर कभी नहीं हो सकता। अभी पिताजी मुझसे थोड़ा गुस्सा है। जैसे ही उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो मुझे अपने पास बुला लेंगे। मैं ज्यादा समय तक यहाँ पे नहीं रहूंगी। आयुषी का पति रघु उसके व्यवहार से परिचित हो रहा था और कहीं न कहीं उसे भी ये समझ आ रहा था कि आखिर उसके पिता ने मुझ जैसे एक गरीब के साथ उसका विवाह क्यों किया। अगली सुबह सब लोग सोकर उठते हैं लेकिन आयुषी अपने बिस्तर से नहीं उठती। आयुषी, आज घर में तुम्हारा पहला दिन है और सब लोग तुम्हारे हाथ का बना खाने का इंतजार कर रहे हैं। तुम चलकर सबके लिए खाना बना लो। मैंने कभी आज तक अपने घर पे खाना भी नहीं बनाया है तो मैं तुम्हारे घर में खाना क्यों बनाऊं? और वैसे भी मुझे खाना बनाना नहीं आता। अपनी माँ से कहो, वही सबके लिए खाना बना लेंगी। रघु आयुषी से ज्यादा बहस नहीं करता और रघु की माँ सबके लिए खुद ही खाना बना देती है। शाम को रघु घर लौटता है। आयुषी, मैं तुम्हारे लिए ये फूलों का गजरा लेकर आया हूँ। लाओ, मैं इसे तुम्हारे बालों में लगा देता हूँ। क्या? दूर हटो मुझसे, मुझे ये सस्ती चीज पसंद नहीं है। अगर कुछ लेकर ही आना था तो कुछ महंगा लेकर आते ना। यदि मेरे पास कुछ महंगा खरीदने के लिए पैसे होते तो मैं तुम्हारे लिए वो भी खरीद कर ले आता, परंतु अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं है तो कुछ लेकर आने की जरूरत भी नहीं है। तुम जितने पैसे कमाते हो उनसे तुम रोटी खा लो, तुम्हारे लिए वही बड़ी बात है। इसलिए अपने पैसों को व्यर्थ मत करो, क्योंकि वैसे भी मुझे इन छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रघु को आयुषी की ऐसी बातों का बहुत बुरा लगता है लेकिन वो फिर भी उसे कुछ नहीं कहता। दिन ब दिन आयुषी का घमंड बढ़ता ही जाता है और तभी एक दिन गांव में एक मेला लगा था तो रघु आयुषी से कहता है, आयुषी, गांव में मेला लगा है, चलो हम दोनों मेला घूमने के लिए चलते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ मेला देखने के लिए जाऊंगी? अगर मेले में मुझे कुछ पसंद आ गया तो इतनी औकात है तुम्हारी कि मुझे वो खरीद कर दोगे? कम से कम ऐसा तो मत कहो आयुषी। मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करने की कोशिश करता हूँ और पहले से भी अधिक काम करता हूँ ताकि तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकूं। तुम्हें मेले में जो भी पसंद आएगा मैं तुम्हारे लिए वो खरीदने की कोशिश जरूर करूंगा। अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे मेले गए बहुत दिन हो गए तो चल पड़ती हूँ। आयुषी रघु के साथ मेले चली जाती है। वो वहाँ घूम ही रही थी कि तभी उसकी कुछ सहेलियों को वो मेले में दिख जाती है। उसकी सहेलियाँ उसके पास आती हैं। अरे आयुषी, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम मेले में आने वाली हो? हम भी तुम्हारे साथ आ जाते। अरे नीता, तुम भूल गई क्या? अब आयुषी की शादी हो गई है तो अब तो वो हर जगह अपने पति के साथ ही घूमेगी ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि अब आयुषी की शादी हो चुकी है। लेकिन आयुषी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पति क्या काम करते हैं? ये भी तुम्हारे पिता की तरह बड़े सेठ हैं क्या? अरे नीता, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही भुलक्कड़ हो गई हो। तुम्हें याद नहीं कि आयुषी के पिताजी ने उसकी शादी एक मोची के साथ करी थी? हमारे जीजा जी तो एक मोची है। अपनी दोनों सहेलियों की बात सुनकर आयुषी को बड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसका पति भी उसके पीछे पीछे घर आता है। क्या हुआ आयुषी, तुम इस तरह मेले से चली क्यों आई? तो और मैं क्या करती? वहाँ पर दोनों मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी तो क्या मैं खड़ी खड़ी वहाँ पर सब सुनती? तुम्हारी वजह से मुझे लोगों की तरह तरह की बातें सुननी पड़ती है। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। मैं आज के आज ही अपने पिता के घर जा रही हूँ। आयुषी अपना सामान बांधकर वहाँ से पिता के घर चली जाती है। माँ, पिताजी, बस बहुत हो गया। मैं एक दिन और भी अब उस घर में नहीं रह सकती। ना तो वहाँ पर किसी चीज की सुविधा है और तो और लोग मुझे कहते हैं कि ये एक मोची की पत्नी है। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
मैं अब फिर से वहाँ पर नहीं जाऊंगी। यदि तुम्हें वहां पर नहीं जाना तो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अब वही तुम्हारा असली घर है। यहाँ पर तुम 1-2 दिन के लिए ठहर सकती हो, परंतु उसके बाद तुम्हें यहाँ से वापस जाना ही पड़ेगा। बेटी शादी के बाद अपने ससुराल में ही शोभा देती है। दयाराम अपनी बेटी के भीतर के अहंकार को नष्ट करना चाहते थे, इसलिए वो उससे इस प्रकार की बातें कर रहे थे। आयुषी 2 दिन अपने घर पर रुकी तो उसके पिता ने उसे वहाँ से अपने ससुराल जाने का आदेश दे दिया। तुम 2 दिन यहाँ पर रुकी और खूब अच्छी तरह से तुमने हमारे साथ समय भी बिताया, परंतु अब तुम्हें वापस अपने ससुराल जाना होगा। मैंने तुम्हारे पति को बुलावा भेजा है, वो तुम्हें लेने के लिए आता ही होगा। आप क्या कह रहे हैं पिताजी? अपनी बेटी को आपने इतना पराया कर दिया कि 2 दिन में ही उससे थक गए और वापस मुझे उस खंडर में भेज रहे हैं। वो कोई खंडर नहीं, परंतु तुम्हारा ससुराल है बेटी, और अब तो तुम्हारा असली घर वही है। चाहे तुम यहाँ पर कितने भी दिन रुक जाओ, लेकिन अंततः तो तुम्हें वहीं पर जाना होगा। कुछ देर बाद रघु आयुषी को लेने के लिए उसके घर आ जाता है और उसके माता पिता उसे वहाँ से विदा कर देते हैं। आयुषी अपने ससुराल पहुँचती है तो फिर से रघु के साथ लड़ना शुरू कर देती है। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कहाँ मैं बचपन से इतने अमीर घराने में पली बड़ी, और कहाँ तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। मैं बाहर जा रही हूँ, यहाँ पर दम घुट रहा है मेरा। आयुषी थोड़ी देर के लिए गांव के बाजार में चली जाती है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सहेली सीमा मिलती है। हे भगवान, ये सीमा यहाँ पर कैसे आ गई? अब ये फिर से मेरे मोची पति की बुराई करनी शुरू कर देगी और मुझे नीचा दिखाएगी। कैसी हो आयुषी? और तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? सब ठीक है? तुम बताओ। सच बताऊं तो कुछ भी ठीक नहीं। कुछ भी ठीक नहीं का क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपने ससुराल से बहुत परेशान हूँ और उस घर में नहीं रहना चाहती, लेकिन मेरे माता पिता मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। अरे लेकिन तुम वहाँ पर क्यों नहीं रहना चाहती? तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत धनी हैं और गांव में उनका बहुत बड़ा रुतबा है, तो फिर तुम उन्हें छोड़कर क्यों आना चाहती हो? केवल धनी होने से कुछ नहीं होता आयुषी। इंसान का असली धन तो उसका व्यवहार होता है। भले ही मेरे ससुराल वाले बहुत धनी हैं, लेकिन मेरे पति बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो नशा करते हैं और मुझे मारते पीटते हैं। मैं अपने ससुराल वालों से उनकी शिकायत करती हूँ तो वो मुझे ही चुप रहने के लिए कहते हैं। इससे तो अच्छा होता कि भले ही मुझे एक गरीब ससुराल मिल जाता जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार न करते। सीमा की बात आयुषी के दिल पर लग जाती है और कहीं न कहीं उसे लगता है कि भले ही उसका ससुराल गरीब है, लेकिन कभी उन्होंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उसके तानों पर भी कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वो अपने ससुराल आती है और उस दिन के बाद उसका व्यवहार अपने आप ही बदलने लगता है। उसके ससुराल वाले भी ये सब देखकर हैरान थे। उसे अपने मायके गए भी पूरे 6 महीने बीत गए थे, तो उसके माता पिता को भी उसकी चिंता हुई और वो उसे देखने के लिए उसके ससुराल आए। ससुराल की हालत बहुत जर्जर थी। घर भी बहुत ही पुराना था, जिसे देखकर उसके पिता को भी अब थोड़ा बुरा लगने लगा था। बेटी, तुम्हारे ससुराल की हालत तो बहुत ही बुरी है। मैंने भले ही गुस्से में तुम्हारा ब्याह इस घर में कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें इस हालत में और नहीं देख सकता। मैं फिर से तुम्हें अपनी संपत्ति का अधिकारी बनाता हूँ। तुम यहाँ पे रह सकती हो। नहीं पिताजी, अब यही मेरा असली घर है और मुझे यहाँ पर रहकर अच्छा लगता है। मेरे सास ससुर बिल्कुल आप दोनों की तरह हैं। मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे पति, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और उनके कमाए हुए पैसों से मैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रही हूँ ताकि घर की मरम्मत करवा सकूँ। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आपकी बेटी को यहाँ पर कोई दुख नहीं है। आयुषी की ये बातें सुनकर उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके भीतर का अहंकार बिल्कुल नष्ट हो चुका था। दरवाजे के पीछे छिपा उसका पति रघु भी सारी बातें सुनता है और उसकी आंखें भर आती हैं। आयुषी के माता पिता उसके अहंकार को उसे दूर करना चाहते थे, जो हो चुका था। इसलिए आयुषी के पिता अपनी संपत्ति आयुषी के नाम पर कर देते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संपत्ति की मालकिन बनने के बाद भी अब आयुषी के भीतर अहंकार का बीज दोबारा जन्म नहीं लेता। वो अपने माता पिता, सास ससुर और अपने पति के साथ एक सुखमयी जीवन बिताती है और अपने धन को दूसरों की सहायता के लिए एक स्रोत बना लेती है। उसे अंततः रघु से प्रेम हो ही जाता है और अपना बाकी का जीवन वो सबके साथ बड़ी ही खुशी से व्यतीत करती है। ये कहानी है चालाक लड़की।
धीरज ने अपनी नई नौकरी की वजह से शहर में एक नया घर लिया था। वो अपने माँ बाप से दूर आकर यहाँ नौकरी करने आया था। शाम का समय हुआ तो धीरज ने अपने सहकर्मियों से पूछा, यहाँ शाम की चाय नहीं आएगी क्या? यहाँ पर शाम की चाय आती तो है, लेकिन वो चाय इतनी अच्छी नहीं होती। हाँ, यहाँ की चाय का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए हम तो मनोज अंकल की दुकान पर जाकर चाय पीते हैं। वहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। हाँ, अगर तुम्हें भी चाय पीनी है तो हमारे साथ चलो। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। काम कर करके बहुत थकान हो रही है। वो सभी मनोज अंकल के चाय पकोड़े की दुकान पर चले गए। जैसे ही धीरज और उसके सहकर्मी मनोज अंकल की दुकान पर पहुँचे, मनोज अंकल ने उन्हें देखकर मुस्कुरा कर कहा, अरे मेरे रोज के ग्राहक आ गए। आप जरा 2 मिनट रुकिए, मैं जल्दी से आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। मनोज अंकल जल्दी से गर्मा गर्म चाय पकोड़े बनाने लगे। तभी उनकी बेटी नैना भी वहाँ आ गई और सभी ग्राहकों को चाय पकोड़े परोसने लगी। आपको कितने प्लेट पकोड़े चाहिए सर? मुझे 2 प्लेट देना। आज मेरी बीवी ने भी खाने के लिए आपके यहाँ से पकोड़े मांगे हैं, तो उसके लिए लेकर जाने हैं। जी आप रुकिए, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। नैना ने सभी ग्राहकों को चाय पकोड़े परोसे, लेकिन जैसे ही वो धीरज को चाय परोसने लगी, वैसे ही गलती से धीरज के कपड़ों पर चाय गिर गई। अरे ये क्या किया आपने? आपको सावधानी से चाय देनी चाहिए थी। मेरे पूरे के पूरे कपड़े गंदे हो गए। मुझे चाय पीकर ऑफिस भी जाना था। माफ कीजिए सर, मैं बहुत माफी चाहती हूँ। वो हाथ में ट्रे थी तो एकदम से मेरा बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ आइए, मैं अभी से साफ कर देती हूँ। हाँ हाँ साहब, मेरी बेटी से साफ कर देगी। और बेटी तुम भी जरा सावधानी से काम करो। नैना जल्दी से एक कपड़ा लेकर धीरज के कपड़ों को साफ करने लगी। धीरज को नैना की इस हरकत पर मुस्कुराना आ गया। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, मैं खुद ही अपनी शर्ट को साफ कर लेता हूँ। तुम मुझे ये कपड़ा दे दो। नहीं सर, मैं साफ कर दूंगी। वैसे भी गलती मैंने की है तो साफ भी मुझे ही करना होगा। नैना ने धीरज के कपड़े साफ किए और फिर उसे एक और कप चाय दी। धीरज ने नैना को धन्यवाद दिया और चाय पीने लगा। चाय पीकर वो सब लोग वापस ऑफिस आ गए, लेकिन धीरज को देखकर लग रहा था कि वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। क्या हुआ धीरज, तुम कहीं खोए खोए से लग रहे हो? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? कहीं तुम नैना के बारे में तो नहीं सोच रहे थे ना? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं भला उसके बारे में क्यों सोचने लगा? तुम्हें देखकर तो हमें ऐसा ही लग रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें नैना पसंद आ गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग भी ना फालतू की बातें सोच रहे हो। मैं तो बस अपने घर के बारे में सोच रहा था। अगले दिन धीरज फिर से अपने दोस्तों के साथ चाय पीने गया। वहाँ पर पहुंचकर उसने नैना को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं दिखी। लगता है कोई नैना को ढूंढ रहा है, लेकिन लगता है नैना आ जाएगी ही नहीं। सब लोग हंसने लगे। चिंता मत करो धीरज, मैं एक बार अंकल से पूछ लेता हूँ कि नैना आ जाएगी या नहीं। अरे तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गए क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं भला उसे क्यों ढूंढने लगा? खामखा मेरे मजे लिए जा रहे हो। अरे रहने दे, हमें सब कुछ अच्छी तरह पता है। ऐसी ऐसी बातें तो हम आंखें बंद करके भी समझ सकते हैं। तभी दिनेश ने मनोज अंकल से पूछा, अंकल आज तो दुकान पर अकेले ही दिखाई दे रहे हो। आपकी मदद करने के लिए आज नैना नहीं आई क्या? नहीं बेटा, आज नैना की तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आई। क्या? नैना की तबीयत खराब हो गई? ऐसा क्या हो गया उसे? कुछ नहीं बेटा, कल रात बारिश हुई थी ना, तो घर जाते समय दोनों भीग गए थे, तो नैना को बुखार हो गया। डॉक्टर ने दवाई दे दी है और 2-3 दिन के लिए आराम करने के लिए कहा है। धीरज की चिंता देखकर सब लोग और जोर से हंसने लगे। अरे धीरज, तुम्हें नैना की इतनी चिंता क्यों हो रही है? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें उसकी चिंता ही नहीं होती, और अभी देखो। अरे यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लगता है धीरज को नैना से प्यार हो गया है। सब लोग हंसने लगे। धीरज का चेहरा लाल हो गया। हंसते मुस्कुराते हुए सब लोग वापस ऑफिस आ गए। 2-3 दिन तक नैना दुकान पर नहीं आई। धीरज उसकी याद में रहता था
और हर दिन दुकान पर जाकर उसकी खबर लेता था। लेकिन कुछ दिन बाद जब धीरज दुकान पर गया तो उसने देखा कि नैना वहाँ पर है। धीरज उसे देखकर बहुत खुश हो गया। नमस्ते नैना, आपकी तबीयत अब ठीक है? बहुत दिन से आपकी तबीयत खराब थी तो मुझे चिंता हो रही थी। धन्यवाद, अब मैं ठीक हूँ। बस बारिश में भीगने की वजह से थोड़ा बुखार हो गया था तो ठीक होने में समय लग गया, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इतने दिन से दुकान पर नहीं आ रही थी तो मैंने आपके हाथ के बने पकोड़े को बहुत मिस किया। क्या आज आप मेरे लिए आलू और पालक के पकोड़े बना सकती हैं? माफ कीजिए, दुकान पर आलू तो हैं लेकिन पालक नहीं है, इसलिए मैं पालक के पकोड़े नहीं बना पाऊंगी, लेकिन कल आपके लिए बना कर रखूंगी। ये ठीक है। वैसे धन्यवाद, आपने मेरी इतनी चिंता की। इस तरह धीरज और नैना की बातचीत शुरू हो गई। धीरज ने नैना को उसकी पसंदीदा चाय बनाने के लिए कहा और नैना ने उसे बना कर दी। धीरज और नैना की दोस्ती बढ़ने लगी। वो दोनों हर दिन एक दूसरे से बात करते और हंसते मुस्कुराते रहते। तभी कुछ दिन बाद धीरज ने नैना से पूछा, अच्छा, वैसे तुम्हारी दुकान तो यहाँ पर है, लेकिन तुम कहाँ पर रहती हो? तुम्हारा घर कहाँ पर है? हमारा यहाँ पर अपना घर नहीं है, इसलिए हम किराए पर एक छोटे से घर पर रहते हैं। वैसे आप कहाँ पर रहते हैं? वैसे तो मेरा घर गांव में है, लेकिन मेरी यहाँ पर सरकारी नौकरी लग गई है तो मैंने यहाँ पर ही अपना एक छोटा सा घर खरीद लिया है ताकि कोई परेशानी ना हो। तो फिर आप यहाँ पर अकेले रहते हो या फिर आपके माता पिता भी आपके साथ रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। माता पिता तो गांव से शहर नहीं आ सकते, उन्हें यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए कभी कभी उनसे मिलने के लिए गांव चला जाता हूँ, या फिर कभी कभी वो यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप अकेले रहते हो तब तो आपको खाना भी खुद ही बनाना पड़ता होगा ना? हाँ, खुद ही बनाना पड़ता है। कभी कभी मैं परेशान भी हो जाता हूँ। काश यहाँ मेरे साथ कोई ऐसा होता जो मेरे लिए खाना बनाता। आप मुझे अपने घर का पता दे दीजिए। मैं सोच रही हूँ कि एक टिफिन सर्विस खोल लूँ तो आपके लिए खाना बना कर ले आऊंगी। नैना की ये बात सुनकर धीरज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो सोचता है कि नैना उसके लिए कितना सोचती है। धीरज नैना को अपने घर का पता देता है और कहता है, धन्यवाद नैना, अगर तुम नहीं होती तो मुझे वही बाहर खाना खाना पड़ता या खुद खाना बनाना पड़ता। अगले दिन शाम को नैना धीरज के घर के बाहर खड़ी होती है। उसके हाथ में एक टिफिन होता है। धीरज दरवाजा खोलता है और नैना को देखकर मुस्कुराता है। अरे नैना, तुम यहाँ? मुझे तो लगा था कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, लेकिन तुम तो सचमुच खाना लेकर आ गई। अरे मैं भला आपके साथ मजाक क्यों करूंगी? मैं जानती हूँ कि खाना बनाने की वजह से आप बहुत परेशान हो जाते हो और आपको परेशान देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम बहुत अच्छी हो नैना, आओ घर के अंदर आओ। नहीं नहीं, मेरे पास अंदर आने का समय नहीं है। मुझे घर जाकर अभी और भी काम करने हैं और अगर देर से घर पहुंचूंगी तो माँ और पिताजी चिंता करेंगे। आप ही टिफिन ले लो। धीरज टिफिन ले लेता है और कहता है, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी, वरना मुझे हर रोज ऑफिस से आकर खाना बनाना पड़ता था और कभी कभी तो मेरा खाना बनाने का मन भी नहीं करता था, तो बाहर से ऑर्डर करना पड़ता था। और बाहर का खाना तो सेहत के लिए कैसा होता है आप जानती ही हो। अब आप चिंता मत कीजिए, अब से मैं हर रोज आपके लिए खाना बना कर ले आऊंगी। धीरज और नैना की बातचीत बढ़ती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगते हैं। एक दिन नैना धीरज के घर खाना देने आती है और उसके चेहरे पर एक अलग सी चिंता के निशान होते हैं। धीरज, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? आज बड़ी परेशान लग रहे हो तुम। परेशानी की तो बात है, मेरे माता पिता मेरी शादी की बात कर रहे थे। उनका कहना है कि अब मेरी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए वो मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अरे तो तुम इतना परेशान क्यों होती हो? अपने माता पिता को मेरे बारे में बता दो ना। इतना आसान नहीं है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद जाकर अपने माता पिता से इस बारे में बात करूं। और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी शादी तुम्हारे अलावा किसी और के साथ हो। तुम मेरे माता पिता से शादी के लिए बात कर लो। ठीक है, मैं समझ गया। तुम अपने घर वालों को थोड़े दिन रोक कर रखो, तब तक मैं भी अपने घर पर तुम्हारे बारे में बात कर लूंगा और अपने माता पिता के साथ रिश्ता लेकर तुम्हारे घर पर आऊंगा।
नैना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। धन्यवाद धीरज, मैं जानती थी तुम यही कहोगे। कुछ दिन बाद धीरज के माता पिता उससे मिलने के लिए आते हैं। धीरज अपने माता पिता के साथ बैठकर बात कर रहा था। तभी शाम को नैना टिफिन देने के लिए आती है। धीरज के माता पिता उसे देखकर पूछते हैं, ये लड़की कौन है? ये नैना है माँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। जब से मैं शहर में आया हूँ तब से नैना ही मेरे लिए खाना बनाकर लाती है। इसने मुझे कभी घर के खाने की कमी महसूस नहीं होने दी है। धीरज की माँ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं बेटा कि तुम हमारे बेटे का इतना ध्यान रख रही हो, वरना तुम जैसे दोस्त आजकल कहाँ मिलते हैं। ये तो मेरा फर्ज है आंटी। धीरज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और इस नाते जितना मुझसे बन पड़ता है उतना मैं उसके लिए करती हूँ। अच्छा, घर पर मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलती हूँ। नैना खाना देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद शशि धीरज को कहती है, ये लड़की हमारे बेटे का कितना ध्यान रख रही है, तब तो हमें इस लड़की को अपने घर की बहू बना लेना चाहिए। मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी। हाँ बेटा, ये लड़की तो बहुत अच्छी है। मुझे भी ये लड़की तेरे लिए बहुत पसंद आई। माँ, पिताजी, सच बताऊं तो मैं भी यही चाहता हूँ। मैं बहुत समय से आप लोगों को नैना के बारे में बताना चाहता था, लेकिन बता ही नहीं पा रहा था। नैना अपने माता पिता से हमारी शादी की बात नहीं कर पा रही है, तो क्या आप लोग उसके घर पर रिश्ता लेकर चल सकते हैं? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। वैसे भी आज के जमाने में कहाँ नैना जैसी लड़कियाँ मिलती हैं। हम कुछ दिनों में ही उसके घर पर रिश्ता लेकर जाएंगे। कुछ दिन बाद धीरज अपने माता पिता शशि और राजेंद्र के साथ नैना के घर रिश्ता लेकर जाता है। नैना के पिता मनोज धीरज को पहले से ही जानते थे कि वो एक सरकारी नौकरी करता है और उनकी प्रतिष्ठा भी अच्छी है। आपका स्वागत है। हमें आपके आने की खबर थी। नैना ने हमें बताया था कि आज आप लोग आने वाले हो, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आप हमारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। दरअसल नैना बेटी आपसे रिश्ते के बारे में बात करने से डर रही थी, शायद इसलिए उसने आपको कुछ नहीं बताया। अरे मनोज जी, हमें लगता है कि धीरज और नैना के लिए ये रिश्ता बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, नैना बहुत अच्छी लड़की है और हमारा धीरज भी एक नेक लड़का है। भगवान की दया से अच्छी नौकरी है और आपकी नैना भी बहुत गुणवती है। हमें लगता है कि धीरज और नैना की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। जी, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के लिए उचित भी रहते हैं, तो मुझे इस शादी से कोई भी आपत्ति नहीं है। धीरज जैसे लड़के के साथ तो कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी करवाना चाहेगा। कुछ देर बाद दोनों परिवारों ने शादी की तारीख निकालने का फैसला कर लिया। कुछ महीने बाद शादी की तारीख तय हुई। कुछ महीने बाद धीरज और नैना की शादी हो गई। वो दोनों बहुत खुश थे। एक दिन धीरज ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि इस घर को बेचकर एक नया घर ले लूं, क्योंकि ये घर अब हमारे लिए छोटा पड़ने लगा है। मम्मी पापा भी गांव में परेशान हो जाते हैं, तो उन्हें भी यहीं पर बुला लूंगा। अब कम से कम तुम उनके साथ रहोगी तो उनका मन भी लग जाएगा। वैसे ये आपने अच्छा सोचा, लेकिन नया घर आप अपने नाम से लेंगे या मम्मी पापा के नाम से लोगे? ये कैसा सवाल हुआ? तुम मुझसे ये बात क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही पूछ लिया। कुछ गलत कर दिया क्या? मैं यही चाह रही थी कि इस बार घर आप मम्मी पापा के नाम से ले लो, तो बस इसलिए पूछा। अच्छा, वैसे अपने नाम से तो मैंने ये घर लिया था, लेकिन इस बार सोच रहा हूँ कि मम्मी पापा के नाम से घर ले लो। उन्हें भी अच्छा लगेगा कि उनके बेटे ने उनके नाम से घर लिया है। बात तो आपने बहुत अच्छी कही। आपकी मम्मी की किस्मत कितनी अच्छी है कि आप उनके नाम से घर ले रहे हो। हम लोग तो इतने गरीब थे कि हमेशा किराए के घर में ही रहे हैं। मेरा हमेशा से सपना था कि मेरा अपने नाम का कोई घर हो। काश वो दिन जरूर आए जब मैं भी अपने नाम से घर ले पाऊं। नैना की ये बात सुनकर धीरज इमोशनल हो जाता है और कहता है, चलो मैं इस बार तुम्हारे नाम से घर ले लेता हूँ। गांव में तो हम लोगों की बहुत प्रॉपर्टी है जो मम्मी के नाम पर है, लेकिन तुम्हारा अपना घर लेने का सपना है, तो मैं इस बार घर तुम्हारे नाम से ही ले लेता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके पैसों पर सबसे पहला अधिकार आपके माता पिता का है, इसलिए आपको उनके नाम से ही घर लेना चाहिए।
वरना सब क्या कहेंगे कि शादी होते ही माता पिता को भूल गया। अरे कोई ऐसा नहीं सोचेगा, और तुम मेरे लिए कोई पराई थोड़ी ना हो। तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो। अब क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? मैं तुम्हारे लिए ये घर तुम्हारे नाम से ही लूंगा। मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन धीरज ये ठीक नहीं है। आपकी मम्मी को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी? मम्मी को पता चलेगा तो वे समझ जाएंगी। वे तुम्हें अपनी बहू मानती है और तुम्हारे लिए वे भी यही चाहेंगी। नैना बहुत मना करती है, लेकिन धीरज उसके नाम से एक नया घर खरीद लेता है। कुछ ही दिन बाद धीरज ऑफिस से घर आता है और नैना को आवाज लगाता है। नैना, मैं आ गया। लेकिन नैना कोई जवाब नहीं देती। धीरज को चिंता होने लगती है और वो नैना को ढूंढते हुए अंदर वाले कमरे में जाता है। वहाँ वो देखता है कि नैना बेहोश पड़ी हुई है और पूरे कमरे का सामान इधर उधर फैला हुआ है। धीरज बहुत डर जाता है और नैना के चेहरे पर पानी छिड़ककर उसे उठाता है। नैना, नैना, उठो, क्या हुआ? नैना जब होश में आती है तो बताती है, धीरज घर पर चोर आया था और उसने मेरे सर पर डंडा मारा तो मैं बेहोश हो गई। पता नहीं वो घर से क्या क्या चुरा कर ले गया। धीरज को गुस्सा आता है और वो नैना को आराम से बैठने के लिए कहता है। फिर वो सारा सामान चेक करते हैं तो पता चलता है कि घर की सारी ज्वेलरी चोरी हो चुकी है। ऐसे कैसे दिन दहाड़े किसी के घर में चोरी हो सकती है? अच्छा हुआ जो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। तुम आराम से यहाँ बैठो। जब धीरज पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोलता है तो नैना उसे पुलिस स्टेशन जाने के लिए मना कर देती है। तुम मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें डर लग रहा है तो मैं यहीं पर रहूंगा। इसी तरह ये बात आई और गई और चली जाती है। तभी कुछ दिन बाद नैना धीरज से कहती है, धीरज पापा की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, जिसके लिए मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। क्या? 20 लाख रुपए? लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे लिए पैसे बहुत जरूरी है, वरना पिताजी का इलाज नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं किसी से उधार ले लेता हूँ, तुम चिंता मत करो। तभी अचानक उसी दिन धीरज के माता पिता वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आते हैं। अगले दिन धीरज के ऑफिस जाने के बाद धीरज की माँ नैना को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। घर को तो मैंने अपने नाम करवा लिया और ज्वेलरी भी चुरा ली है। बस अब मुझे ये कैश मिल जाए तो मैं इसे लेकर भाग जाऊंगी, और अगर इन्होंने मुझे कुछ कहा तो मैं इन पर केस कर दूंगी और इन्हें दहेज के केस में फंसा दूंगी। धीरज की माँ को ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता है और उन्हें नैना की सच्चाई समझ में आ जाती है। वो देर न करते हुए जल्दी से अपने फोन में नैना की बातों को वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। वो ये बात धीरज को बताने का फैसला करती है और उसे जल्द से जल्द घर बुलाती है। धीरज घर आओ बेटा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ मम्मी, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, लेकिन तुम घर जल्दी आओ। शशि जल्दी से धीरज के घर पर आते ही उसे वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है। धीरज को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो नैना से इस बारे में बात करने का फैसला करता है। नैना, मैं नहीं जानता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। अभी की अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ और मेरी सारी ज्वेलरी वापस करो। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मैं तुम पर केस कर दूंगी और तुम्हें दहेज के केस में फंसा दूंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। मैं पुलिस के पास जाऊंगा और उन्हें ये वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। धीरज पुलिस के पास जाकर उन्हें वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसके बाद पुलिस नैना से घर से चुराई हुई ज्वेलरी और घर को वापस ले लेती है। धीरज की माँ की समझदारी की वजह से नैना का सच सामने आ चुका था और धीरज को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका। मम्मी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली, वरना ये चालाक लड़की पता नहीं मेरे साथ क्या कर देती। मुझे इतने समय से कभी समझ नहीं आया कि ये सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल रही थी। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा फर्ज है तुम्हारी रक्षा करना, और जो हुआ सो हो गया। लेकिन आज के बाद किसी पर इस तरह आंख मूंद कर भरोसा नहीं करोगे। आजकल की दुनिया बहुत ही जालिम है। अंत में शशि की समझदारी की वजह से नैना का भांडा फूट जाता है और उसकी सारी की सारी प्लानिंग और चालाकी धरी की धरी रह जाती है।